Hello students, in this video I am going to discuss important previous year board questions of chapter metals and non metals। तो जो क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में उन्हें हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, फोर्थ का फर्स्ट, वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको पता है कि मेटल्स आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली फ्लो हो जाता है। सो ऐसा क्यों है? तो रीज़न इसका क्या है कि मेटल्स के पास अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ओके, बस इतना सा इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है, वाई डज कैल्शियम फ्लोट ऑन इन वाटर। कैल्शियम पानी के ऊपर क्यों तैरती है? तो इसका रीज़न है कि कैल्शियम जैसे ही पानी के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में आती है तो इसमें से एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने के बाद वो इसकी ही सरफेस से स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है कैल्शियम की सरफेस से, जिसकी वजह से कैल्शियम इजीली पानी के ऊपर फ्लोट कर जाती है। दैट्स द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट CBSE 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक स्टूडेंट ने उसने फ्यू पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल को दो टेस्ट ट्यूब में मिला दिया है, ऐड कर दिया है, टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B में। टेस्ट ट्यूब A में सॉल्यूशन है आयरन सल्फेट का और टेस्ट ट्यूब B में सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। फिर इन द सेकंड पार्ट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट, अब वो दूसरा पार्ट में क्या बताया गया एक्सपेरिमेंट के कि शी एडेड आयरन मेटल। अब इस बार वो आयरन मेटल ऐड करती है। फिर से इसके पास दो टेस्ट ट्यूब हैं C और D। तो फर्स्ट वाले केस में उसने एल्यूमिनियम मेटल को ऐड करा है टेस्ट ट्यूब A और B में, अब वो आयरन मेटल को ऐड कर रही है टेस्ट ट्यूब C और D में। तो टेस्ट ट्यूब C में क्या है, एक को सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम सल्फेट का, और टेस्ट ट्यूब D में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सी टेस्ट ट्यूब में वो ये ऑब्ज़र्व करेगी कि कलर चेंज हो चुका है सॉल्यूशन का। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, फिर हमें ये भी बताना होगा कि इसमें से कौन सा रिएक्टिव मेटल है, आयरन मेटल रिएक्टिव है या फिर उसने जो फर्स्ट केस में एल्यूमिनियम मिलाया था वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और विद रीज़न, हमें रीज़न भी देना है। तो ये टॉपर्स का आंसर है जो किसी एग्ज़ाम में 2018 के में किसी टॉपर ने रिप्रेजेंट किया है अपना आंसर। तो देखते हैं इसमें टेस्ट ट्यूब A, पहले टेस्ट ट्यूब A में उसने क्या मिलाया था भाई, टेस्ट ट्यूब A में था हमारा आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन और उसने एल्यूमिनियम मिलाया है। तो एल्यूमिनियम अगर अकॉर्डिंग टू अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करें तो एल्यूमिनियम रिएक्टिव है ज़्यादा किससे, आयरन से। तो ये आयरन को डिस्प्लेस कर देगा आयरन सल्फेट में से। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ने आयरन को बाहर निकाल दिया, Fe अलग निकल गया और एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मूला बन गया। तो आयरन सल्फेट जो है ग्रीन सॉल्यूशन और एल्यूमिनियम सल्फेट कलरलेस। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्टिव है आयरन से। टेस्ट ट्यूब B में अब फिर से वो एल्यूमिनियम ही मिला रही है, लेकिन टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सॉल्यूशन आयरन सल्फेट की जगह क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ भी एल्यूमिनियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग तो एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर अलग हट गया और एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। एल्यूमिनियम सल्फेट फिर से कलरलेस, जबकि कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ टेस्ट ट्यूब C में, और टेस्ट ट्यूब C में हमारे पास था सॉल्यूशन एल्यूमिनियम सल्फेट, और नाउ व्हाट शी इज़ एडिंग नाउ, अब वो ऐड कर रही है इसमें आयरन। तो आयरन एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव नहीं है, तो आयरन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज़। तो फिर ये नो रिएक्शन विल अकर। नाउ टेस्ट ट्यूब D में कॉपर सल्फेट प्रेजेंट था और उसने फिर से आयरन मिलाया है कॉपर सल्फेट में। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन है, बट यहाँ पे आयरन कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा, कॉपर बाहर निकल गया, एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म हो गया है। नहीं, एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म नहीं होगा, आयरन सल्फेट फॉर्म होगा, क्योंकि Fe मिलाया गया है। तो FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट कहते हैं जिसको हम, ये फॉर्म हो जाएगा। ये पेल ग्रीन सॉल्यूशन होगा थोड़ा। तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया है टेस्ट ट्यूब किस किस में, A B D में, क्योंकि C में तो रिएक्शन ही नहीं होकर हुई है। और रिएक्टिव कौन है सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी हाई है, फिर उससे कम आयरन, फिर उससे कम कॉपर। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे इसमें थ्योरी का रोल नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ रिएक्शन से ही क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करना था और मार्क्स इजीली यहाँ से स्कोर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं जो नंबर 8 पे लिखा हुआ है। एक ओर है
और आपको पता ही है, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिनसे मेटल को इजीली और कन्वीनियंटली वे में, इकोनॉमिकली वे में इजीली और मैक्सिमम क्वांटिटी में मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उसे ओर कहते हैं, उस मिनरल को ओर कहते हैं। तो ओर को ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि एक ओर है जिसका ट्रीटमेंट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा जाता है, जिससे कि क्या प्रोड्यूस होती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है, बुदबुदाहट एक तरीके से, ठीक है। तो बुदबुदाहट तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से पता चल गया कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। नेम द टाइप ऑफ ओर विद वन एग्जाम्पल, तो हमें इस ओर का एग्जाम्पल देना है, यानी कि कार्बोनेट का ओर है, क्योंकि कार्बोनेट वाला कंपाउंड CO2 रिलीज करेगा डिकम्पोज हीट होने पे। वॉट स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल, फिर कह रहे हैं कौन से स्टेप्स आप फॉलो करोगे मेटल को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम द एनरिच्ड ओर, जो इसका ओर होगा उससे। फिर हमें केमिकल इक्वेशन से फॉर रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर को, जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है। तो भाई ओर का पहले तो हमें ओर पहचानना है, इस कौन सा ओर है, ये भैया कार्बोनेट ओर है, और उसमें भी जिंक कार्बोनेट लगा देंगे हम, क्योंकि जिंक कार्बोनेट का हमने पढ़ी हुई है, जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में हमने पढ़ा हुआ है। रोस्टिंग तो हम सल्फाइड वाले में कर देते हैं, और कैल्सिनेशन कार्बोनेट वाले ओर में। तो इसका आंसर होगा, इसमें कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है, कैल्सिनेशन। तो इसका आंसर हो गया व्हाट स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कैल्सिनेशन। नेक्स्ट, अब इसमें कैल्सिनेशन कर देंगे हम, हीट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई रखते हैं इसमें। तो जिंक कार्बोनेट ही को हीट करने पे इसकी मेटल की ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी, जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो गई। अब इसमें रिडक्शन, और देखो अब हमें तो मेटल और प्राप्त करना है, अभी तो मेटल ऑक्साइड ही बनी है, अभी हमें मेटल प्राप्त करना है इसमें से। तो ये हमारी बनी मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिडक्शन करा देंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन को लेके हट जाएगा और हमें प्योर जिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। स्टेप्स यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कैसे स्टेप्स मार्किंग की हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर से वही है कि एक और है जिसका ट्रीटमेंट यानी कि रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो फिर हमें ऐसी स्मेल मिलती है जैसे कि रॉटन है, वो सड़ा हुआ अंडे में से आती है, उस तरह की हमें स्मेल मिल रही है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसी स्मेल होती है ना, वो सल्फ़र की वजह से आती है। रॉटन जो जैसे रॉटन एक्स होती है उसमें से स्मेल आती है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ सल्फ़र की वजह से। ऐसे ही सल्फ़र की गैस प्रोड्यूस होती है, वो भी रोटन एग जैसी ही स्मेल होती है। तो हमें नेम द टाइप ऑफ दिस ओर का नेम बताना है, और फिर हम इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे कंसनट्रेटेड ओर से। तो पहले तो स्मेल ऑफ रोटन एक्स इज यूजुअली प्रोड्यूस बाय सल्फ़र, सल्फ़र की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब ये पता चल जाएगा सल्फ़र है, तो यानी कि सल्फाइड ओर है। और सल्फाइड ओर में मैंने आपको सिन्नाबार पढ़ाया हुआ है, जो मरकरी का ओर होता है, HGS, वो आप लगा सकते हो इसमें। जिंक सल्फाइड वाला भी लगा सकते हो, जिंक ब्लेंड है, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा इसमें, तो यहाँ पे है इट मस्ट बी है सल्फाइड ओर होगा। और अब हम यहाँ पे सपोज कर लिया है कि और जिंक ब्लेंड है। अब आप यहाँ पे मरकरी वाला भी लिख सकते थे, HGS, ये सल्फाइड और जिंक ब्लेंड है, ZNS को भी कहते हैं। तो पहले इसका कंसनट्रेशन करा जाएगा। कंसनट्रेशन मतलब कि और को कंसनट्रेटेड किया जाएगा बाय द मेथड ऑफ रोटेशन। इस रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने की, बस आप बता दें कि मेटल के यहाँ पर और को कंसनट्रेशन होगा, क्रस्ट कर दिया जाएगा उसको। फिर इसका जो कंसनट्रेटेड फॉर्म होगी और की, उसमें हम लगाएंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या, रोस्टिंग से ही मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेस एयर में हीट करते हैं, आपको बताइए रोस्टिंग में सल्फाइड वाले ओर को एक्सेस एयर में हीट करा जाता है, और हीट करने पे सल्फ़र डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और मेटल ऑक्साइड यहाँ पे जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो गई है। अब जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिडक्शन करा देंगे, फिर से हमें जिंक बाहर मिल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स भी मिल गए कि कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, क्लोरीन का 17 है। और ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स करा रखे हैं, वीडियो में आप देख सकते हो कि इसमें कैसे हम मेटल से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं और नॉन मेटल को एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, कोई से भी कंपाउंड का आपको पूछा जा सकता है, जितने भी कराए हुए हैं उसमें से। तो यहाँ कैल्शियम क्लोराइड का पूछा है, तो पहले आपको कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। CaCl2 होता है, यानी कि 2 क्लोरीन के एटम और 1 कैल्शियम का। तो यहाँ से हमें क्या रिप्रेजेंटेशन करना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को,
तो मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाएंगे, नॉन मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस साइन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब फाइनल वाली शेल के इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम की लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो वो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिए? डॉट से, देख सकते हैं डॉट से। यदि क्लोरीन के लास्ट वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों क्लोरीन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब क्लोरीन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए लास्ट वाली शेल में कितने की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये कैल्शियम इधर से एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो इस वाले क्लोरीन पे पहुंच जाएगा, एक इस पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हमने पता चला कि कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्लोरीन ने लिए हैं तो उस पर 1 नेगेटिव और बाहर 2 दिखा दिया, क्योंकि 2 क्लोरीन के एटम्स थे। तो फाइनल फॉर्मूला बन गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट है ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। वाई डू एनी कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट? कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, ये मैंने आपको डिफरेंस में पढ़ाया हुआ है, आयोनिक एंड केमिकल कंपाउंड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो उसमें से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, नहीं करते सॉलिड स्टेट में नहीं करते, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट। लेकिन अगर आपने इसको मॉल्टन फॉर्म में ले लिया या एक्वस पानी की फॉर्म में ले लिया तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये मैंने गलत पढ़ दिया था, इसको नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका रीज़न है कि आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। सॉलिड स्टेट में इनके पास फ्री आयंस होते नहीं है, जबकि जैसे इनको एक्वस सॉल्यूशन में तैयार करते हैं, इनका एक्वस सॉल्यूशन या मॉल्टन फॉर्म में लेते हैं, तो ये इनके पास फ्री आयंस हो जाते हैं और आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो यही रीज़न है कि सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जबकि एक्वस या मॉल्टन फॉर्म में इनके पास फ्री आयंस हो जाते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेटल ए है, ए यहाँ पे हमें पहचानना है, जिसका यूज़ थर्मिट प्रोसेस में, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मेटल ए जिसका यूज़ थर्मिट प्रोसेस में होता है एल्यूमिनियम है। एकमात्र मेटल जो थर्मिट प्रोसेस में यूज़ हो रहा है वो कौन है? एल्यूमिनियम है। हमें वैन हीटेड विद ऑक्सीजन गिव्स एन ऑक्साइड कह रहे हैं, जब इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये ऑक्साइड देगा भी, वो एम्फोटेरिक है। तुरंत पता चल जाना चाहिए अब तो, फिर तो 100% श्योर है कि वो एल्यूमिनियम है, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपकी कौन है? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। जिंक तो यहाँ पे यूज़ होता नहीं है थर्मिट प्रोसेस में, आपका मेटल ए कौन सा? एल्यूमिनियम यूज़ होता है। तो आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो ये तो हमें पता चल गया। ए क्या है? एल्यूमिनियम। और बी क्या है? बी मतलब एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी ऑक्साइड बनेगी? Al2O3, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड बी विद HCl एंड NaOH। अभी देखो इसको प्रूफ भी करवा रहा है कि आपको ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रूफ करके दिखानी है, तो रिएक्शन लिखो। और यू नो वेरी वेल व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? द ऑक्साइड्स which can react with acids as well as bases, यानी कि जो ऑक्साइड आपकी एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो पहले हम यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट करा के देख रहे हैं एल्यूमिनियम को, ये आपका HCl एसिड है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका जब HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है, ये H2O बन गया। फिर इसकी बेस के साथ भी करानी है, बेस में हमने NaOH ले लिया है, Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 का फॉर्मूले का नेम क्या होगा? सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ पे Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट कर गई, एसिड के साथ भी बेस के साथ भी, तो इसलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हुई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेटल जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड पे एट रूम टेम्परेचर पे, थोड़ा समझ जाओ, लिक्विड में एग्जिस्ट करने वाला, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला मेटल कौन सा है? मरकरी। तो सीधा सी बात है, मरकरी है। और कह रहे हैं इसको ऑब्टेन किया जाता है बाय हीटिंग इट सल्फाइड, यानी कि इसके सल्फाइड और को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि हम रोस्टिंग लगाते हैं इसमें। तो इस मेटल को आइडेंटिफाई करो। तो मेटल तो आपको पता ही है कौन सा है, मैंने इसका आंसर यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, बट आपको पता है, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो कि मेटल ये कौन सा है यहाँ पे? मरकरी। मरकरी का और क्या होता है? सिन्नाबार, HGS। तो उसकी इसमें आपको जो दोनों स्टेप्स मैंने कराए हुए हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिन्नाबार, तो वही दोनों रिएक्शंस के स्टेप्स यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी दोनों रिएक्शंस थी दोनों स्टेप्स की, ठीक है। नोट्स में आप देख सकते हो, ये वीडियो में देख सकते हो जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको कराया हुआ है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। तो ये आपको बताना है। हाउ इज मेटल रिड्यूस फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर रोस्टिंग। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद जो आपको मेटल निकालना होता है वो किस प्रोसेस से, कैसे आप रिड्यूस करोगे, वो भी बताना है यहाँ पे।
रोस्टिंग आपको पता ही है, सल्फाइड ओर के लिए लगती है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए लगती है। रोस्टिंग में ओर इज़ हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर, यानी कि एयर यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कैल्सिनेशन में एब्सेंस रहती है या फिर लिमिटेड अमाउंट में रखेंगे एयर या ऑक्सीजन की सप्लाई को। तो यहाँ पे देखो इसमें जितनी भी हैं सल्फाइड ओर यूज़ हो रखे हैं रोस्टिंग में, ठीक है। जिंक सल्फाइड है, HGS है, कॉपर सल्फाइड है, तो यहाँ पे जितने भी हैं सल्फाइड ओर यूज़ हो रखे हैं। और यहाँ पे हमने इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया है और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। जबकि कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर यूज़ हो रखे हैं, कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे इन द लिमिटेड या और एब्सेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगी, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये हो गया मेन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे एक एक रिएक्शन दे सकते हो, दैट इज़ इनफ। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वन रिएक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो, जरूरी नहीं इतनी सारी रिएक्शन देने की रिक्वायरमेंट है। तो रिडक्शन करेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड हमें फॉर्म हुई फर्स्ट वाली रिएक्शन में, ZnS+3O2 में क्या जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड से हमें जिंक को बाहर निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इसका रिडक्शन करा देंगे कार्बन की प्रेजेंस में, कार्बन से रिडक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से आ गया ऑल्टरनेट आंसर। एक और आंसर कैसे दे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हीट से भी कर सकते हैं। जैसे HG यहाँ पे बना, HG को हीट कर दो, HG अलग सेपरेट हो जाएगा, मरकरी O2 अलग निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस कर सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बाद जो हमें मेटल ऑक्साइड बनती है उससे हम मेटल को निकाल सकते हैं रिडक्शन करा के या सिंपल हीट करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड एलॉइंग। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, नोट्स में नहीं था, तो इसको समझते हैं। गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग में क्या डिफरेंस है। वैसे आपको पता है एलॉइज मैंने करा रखा है, गैल्वेनाइजेशन आप जानते हो तो सिंपल डेफिनेशन जानते हो, लेकिन यहाँ पे 3 डिफरेंसेस पूछ लिए तो वो देखते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या है भाई, आयरन आर्टिकल्स को, लोहे की चीज़ों को रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए इन पे कोटिंग चढ़ा दी जाती है। इनको जिंक का पेस्ट तैयार करके उसमें डुबोया जाता है आयरन के आर्टिकल्स को, तो उस पर कोटिंग चढ़ जाती है जिंक की, तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जबकि एलॉइंग क्या होता है, मिक्सिंग होती है, मिक्सचर होता है। तो और किसका, मेटल क्या है, मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ। गैल्वेनाइजेशन का सेकंड पॉइंट है, इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। जबकि एलॉइंग क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। गैल्वेनाइजेशन में थर्ड पॉइंट है, नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस। तो इसमें गैल्वेनाइजेशन में कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव हो जाता है, ठीक। तो ये बस 3 पॉइंट्स से आप याद रख लेना, इसमें बाकी पढ़ लेना पॉइंट्स। बट यहाँ पे 3 पूछा था तो यहाँ पे हमने 3 एक्सप्लेन कर दिए, बट यहाँ पे लिखा है कि 5 पॉइंट्स लिख दिए, लेकिन यहाँ एनी 3 लिख दिया, तो यू कैन गिव एनी 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, 2020 का क्वेश्चन है बोर्ड का। एक मेटल एम है, तो एम हमें पहचानना है, इसको अंडर कैरोसिन, तो कैरोसिन में तो हम सोडियम को रखते हैं, पोटेशियम को भी रख सकते हैं। इट विगोरसली कैचेस फायर, फिर कह रहा है कैचेस कर लेता है फायर को अगर इसका स्मॉल पीस भी मेटल का आपने ओपन एयर में खुला छोड़ दिया, ठीक है। फिर सेकंड इसमें बोला डिसॉल्यूशन ऑफ दिस मेटल इन वाटर रिलीजेस ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इसका जब डिसॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या करेगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट करेगा, रिलीज करेगा। एंड द मेटल कैचेस फायर, फिर से मेटल कैच कर लेगा फायर को। द सॉल्यूशन सो फॉर्म्ड, फिर कह रहा है जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा इस केस में वो रेड लिटमस को ब्लू में भी कन्वर्ट कर देगा। चलो ठीक है, अब पहचान पा रहे हैं कि नेम द मेटल एम क्या है, तो सोडियम है, ठीक है, सोडियम है इसका आंसर, ठीक। राइट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन दिस मेटल इज एक्सपोज्ड टू एयर, यानी कि जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा Na+O2 गिव्स Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनेगी, ठीक है। थर्ड पार्ट है, वाई इज मेटल एम स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, क्यों कैरोसिन मिट्टी के तेल में क्यों स्टोर करके रखते हैं इसको, क्योंकि ये अगर ओपन खुला छोड़ देंगे हम इसको तो इट कैचेस फायर, अगर इस आग पकड़ लेता है बहुत जल्दी, इसलिए हमें इसको कैरोसिन में डुबो कर रखना पड़ता है। और किसका पार्ट है, इफ ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक, सोडियम ऑक्साइड को, ऑक्साइड कह रहे हैं इस मेटल की ऑक्साइड को, यानी कि सोडियम ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट्स, तो इसमें आप NaCl और H2O प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो रही है, रिएक्शन ऑफ एम विद एयर, यानी कि सोडियम की एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो Na2O बनेगा। अब एम की फॉर्म में ही इन्होंने आंसर दे दिया, बट हम एम की जगह Na ले सकते हैं, तो Na2O बनेगा। विद वाटर, तो सोडियम की वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एम की जगह Na ही आ जाएगा, NaOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी भी बाहर निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बहुत ज़्यादा है। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यानी कि Na2O की HCl के साथ तो सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O बाहर। तो यहाँ इन्होंने एम ही ले रखा है सारे पार्ट्स में जनरल वे में, लेकिन हम ये सोडियम लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है तो राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर कार्बोनेट ओर्स। तो कार्बोनेट ओर्स जो ओर्स हैं और मिडल रिएक्टिविटी सीरीज़ में एक्टिविटी सीरीज़ में मिडल में आता है वो मेटल, तो उसका स्टेप्स क्या क्या होंगे एक्सट्रैक्शन करने के लिए। तो आप यहाँ पे जिंक का कैल्सिनेशन करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो कैसे कैल्सिनेशन हो जाएगा, तो उससे ये हो जाएगा क्वेश्चन, कैल्सिनेशन वाला करके दिखा दो, जिंक कार्बोनेट की दिखा दो इसमें, और कॉपर भी दिखा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इसका हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड, देखो यहाँ पे दिखा दिया हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड ओर, फ्रॉम इट सल्फाइड ओर, कैसे सल्फाइड ओर से। यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में ना तो उसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दिखा देना, बस वही काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे कार्बोनेट ओर आ रहा है तो इसलिए आप कैल्सिनेशन ही दिखाना। हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में क्या रिप्रेजेंट करना है हमें, यहाँ पे कॉपर की एक्सट्रैक्शन करके दिखानी है, वो जो 2 स्टेप दिखाए थे इसमें। अच्छा, इसमें ड्रॉ लेवल डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो कॉपर का इलेक्ट्रिसिटी पास करा के इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करना, रिफाइनिंग जो होता है गंदे मेटल को साफ़ करना, तो इसमें वो पूरा एक डायग्राम मैंने कराया था और 5 पॉइंट्स लिखवाए थे, वो आ जाएगा इसमें। सिर्फ यहाँ पे डायग्राम पूछा है तो 5 पॉइंट्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है गिव रीजन्स, कुछ रीजन्स देने हमें। जैसे फर्स्ट पार्ट में एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी घट जाती है जैसे इसको हम नाइट्रिक एसिड में डिप करेंगे, तो क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाएगी, एक लेयर जम जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से फिर वो फर्दर अटैक यानी कि उस पर कोई भी केमिकल अटैक नहीं कर पाएगा, रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी, बहुत डिक्रीज हो जाएगी, तो ये रीज़न है। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम मैग्नीशियम, जैसे कार्बन आपकी जिंक मेटल का तो रिडक्शन, जिंक ऑक्साइड में से तो रिडक्शन करा सकता है, जिंक बन गया था, लेकिन सोडियम और मैग्नीशियम की ऑक्साइड में रिडक्शन नहीं करा सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम आपके बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि टॉप पर ही रखे गए हैं मोस्टली, है ना, ऊपर की तरफ ही है ना रिएक्टिविटी सीरीज में। कार्बन के कंपैरिजन में कार्बन से तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो इनकी ऑक्साइड्स ज़्यादा स्टेबल हैं, इसलिए कार्बन से रिडक्शन नहीं हो पाएगा, कार्बन ऑक्सीजन को लेके नहीं जा सकता है इनसे लेकर, ठीक है। फिर है सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ठीक बात है, आयनिक कंपाउंड तो गुड कंडक्टर हो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही नहीं है सॉलिड स्टेट में, जबकि कहाँ पे कंडक्ट करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में, वॉल्टर स्टेट में। इसका रीज़न अभी पहले ही पढ़ा दिया है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिखा हुआ है ड्यू टू हीट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयंस आर ओवरकम, सो आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रही है, वो क्या हो जाती है, बहुत मतलब फ्री आयंस हो जाते हैं ना उसमें से, तो वो स्प्लिट हो जाए, कम हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओवरकम हो जाएगी, ठीक। तो सिंपल आप इसमें दे सकते हैं कि मोल्टन स्टेट में फ्री आयंस हो जाते हैं और फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, इतना अगर आपको नहीं लिखना है तो। आयरन आर्टिकल्स को गैल्वेनाइज क्यों करा जाता है, अभी बताया था, आयरन आर्टिकल्स पे जिंक की कोटिंग चढ़ा दी जाती है, जिंक मेटल के पेस्ट की, तो क्यों, क्योंकि वो रस्टिंग से बच जाएँ, ताकि कॉरोजन से बच जाएँ, ठीक है, कॉरोजन का ही पार्ट रस्टिंग होता है। मेटल्स लाइक सोडियम इसमें आगे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते। फ्री स्टेट मतलब अकेली फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि खाली सोडियम हमें अर्थ की क्रस्ट में मिल गया, ये किसी न किसी के साथ अटैच फॉर्म में मिलेंगे, कंपाउंड की फॉर्म में, जिन्हें हम ओर्स भी कह देते हैं, मिनरल्स कह देते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इसलिए ये नेटिव स्टेट में या सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये ओर्स में मिलेंगे हमें किसी के साथ अटैच फॉर्म में, ठीक। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन लिखनी है हमें। जैसे कैल्शियम मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगी प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। सिन्नाबार यानी कि मरकरी सल्फाइड को हीट करा दो, ये इसमें रोस्टिंग लग रही है, मरकरी ऑक्साइड बनेगी और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर। मैंगनीज डाइऑक्साइड को हीट करा दो एल्यूमिनियम पाउडर में, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3 मैग्नीशियम, ये रिएक्शन हो जाएगी। वाटर एलॉयज़, तो प्रॉपर्टीज़ बतानी है एलॉयज़ की। एलॉयज़ मैंने आपको बताया था, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के, या नॉन मेटल भी मिल जाता है। एलॉयज़ प्रॉपर्टीज़ क्या, बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं, हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, लेकिन कॉरोजन के लिए मोर रेजिस्टेंट है, यानी कि इन पे जंग बिल्कुल फिर तो बहुत ना के बराबर लगेगी, प्योर मेटल के कंपैरिजन में होगी नहीं, मोर रेजिस्टेंस है, रोक देते हैं जंग को, कॉरोजन को। सम आर मैग्नेटिक इन नेचर, तो इतने ही 2 पॉइंट दे सकते हो आप, क्योंकि 2 ही प्रॉपर्टीज़ पूछी है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो बोर्ड में काफ़ी बार क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछे भी गए हैं, इनको भी चेंज करके क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ये आप इसको कवर कर लेना इससे, ठीक है।